काफ़ी लोगों को एरिक्सन की थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम होती है। मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, क्या क्या स्टेज में क्या बात कही गई है, एरिक्सन ने क्या थ्योरी दी है, कई बार समझ में नहीं आता है। सो गाइज आज हम इसी थ्योरी के साथ मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिल्पी द्विवेदी है। मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ क्या था, उसमें क्या उन्होंने बात कही, और एक बेसिकली हम एक कंसेप्ट को देखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट का जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। थ्योरीज तो आप बहुत जगह पे पढ़ लेते होंगे, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी पूरी की पूरी एरिक्सन की थ्योरी को, और मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं थ्योरी से, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके गाइज, तो देखो यहाँ पर थ्योरी है मनोसामाजिक सिद्धांत जो एरिक्सन ने दी थी। फ्रायड से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये, और उनकी थ्योरी में कुछ चेंजेस करते हुए, जो फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी उसमें कुछ बदलाव लाते हुए उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कुछ 8 प्रकार की उन्होंने 8 प्रकार की क्राइसिस की बात की, संकट की बात की, 8 स्टेजेस की बात की। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ओके गाइस, सो यहाँ पर देखो क्या है कि मनोसामाजिक सिद्धांत क्या कहता है कि थोड़ा सा इसका मैं अगर आपको ओवरव्यू दूं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने विकास की अवस्थाओं में कुछ अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं, जैसे कि शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर आपका उत्तर बाल्यावस्था, फिर आपका अडल्टहुड, आपका एडोलेसेंस। हम क्या करते हैं, अपनी कुछ अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जीवन की हर एक अवस्था में कोई ना कोई हमारे सामने साइको सोशल क्राइसिस या फिर हमारे सामने कुछ संकट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये संकट है कुछ जो हमारे सामने उत्पन्न होते हैं हर एक अवस्था में। ठीक है, जब हमारे सामने ये 2 प्रकार के संकट उत्पन्न होते हैं, तो अगर हम इन संकट का समाधान कर लेते हैं, इन संकट का हमारे ऊपर अगर पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, धनात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो हम एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास करते हैं, हमारा एक वर्च्यू डेवलप होता है। और अगर हम इस चीज़ को समाधान नहीं कर पाए, किसी तरह से हम इस चीज़ में फेल हो गए, कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, तो क्या होता है कि उतनी ही उस इंसान की पर्सनालिटी जो है अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये कहने का मतलब था एरिक्सन की थ्योरी में कि हमारी अवस्थाओं में हमारे सामने कुछ संकट होते हैं, और धीरे धीरे उन संकट का या तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये इफेक्ट कैसे पड़ता है, कैसे संकट आते हैं, कैसे विल पावर या कैसे शक्ति डेवलप होती है। तो आइए बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बोलूँ, सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। पहली अवस्था क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास। ये जो अवस्था है ये है शैशवावस्था की, और अगर मैं इसके डेट की बात करूं कि कितने से कितने समय तक होती है, तो ये एक साल से 1 से 18 महीने, ठीक है, 1 से 18 महीने तक होती है। यानी कि बच्चे का जैसे जन्म हुआ, जी के शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड में हम इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का क्राइसिस, संकट उत्पन्न होता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक बालक अपने परिवार में जन्म लिया है, जब वो अपने परिवार में आया है, तो उसे क्या है कि उसे दुनिया का कुछ नहीं पता, वो दुनिया को जानता ही नहीं है, दुनिया में कौन है क्या है, सोसाइटी को नहीं जानता, वो तो अभी अभी इस दुनिया में आया है, उसने अपनी दुनिया को समझा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को किसी ना किसी एक पर्सन की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर वो ज़रूरत कौन पूरी करता है, उसकी मदर पूरी करती है। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि इन्फेंसी में ये अवस्था होती है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर उस बच्चे को कुछ नहीं पता दुनिया का, अगर उसको जो माँ है, जो मदर है, वो सबसे ज़्यादा अपनी मदर के टच में होता है, अगर उसकी मदर उसकी नीड को नहीं समझ पा रही, उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पा रही, उसको एक तरह का सुरक्षा की भावना नहीं मिल पाया, उस बच्चे की केयरिंग नहीं की गई, तो हो सकता है कि उसके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाए। उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, अविश्वास डेवलप हो जाएगा। अगर
उस बच्चे को प्रॉपर केयर दिया गया, माँ ने सपोर्ट किया बहुत अच्छे से उसको, उसकी नीड्स जो है खाना पीना, टॉयलेट, ये सारी चीज़ें जो है फीडिंग कराना, अगर ये चीज़ें बच्चे को मिल जाता है, ठीक है, तो उसका इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एक सेंस डेवलप होगा ट्रस्ट का। ट्रस्ट का सेंस उसके अंदर डेवलप होगा, मतलब कि उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होगा कि वो दुनिया पे भी भरोसा कर सकता है। उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होगा कि हाँ मेरे लिए कोई है, मेरी माँ है जो मेरा ख्याल रखती है, या मैं आगे दुनिया, उसको एक मतलब कि ट्रस्ट डेवलप होता है वर्ल्ड, अपने बाहरी दुनिया को लेकर के। तो ये क्या है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या तो ट्रस्ट डेवलप होगा या मिसट्रस्ट डेवलप होगा, ठीक है। अगर केयर अच्छी मिली तो क्या डेवलप हो गया? ट्रस्ट। अगर माँ बाप ने केयर नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया रोता हुआ, उसकी नीड पूरी नहीं हुई, तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा? अविश्वास, मिसट्रस्ट डेवलप होगा। अगर यहाँ पे मान लो कि इन दोनों क्राइसिस में से उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, अगर यहाँ पे बच्चा सक्सेसफुली अपनी संकट का समाधान कर लेता है और उसके अंदर अगर विश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो उसके अंदर एक शक्ति का डेवलप होता है। यानी कि अगर उसके अंदर ट्रस्ट आया, वो विश्वास करा सब पे, अपने परिवार पे, अपने माँ पे, तो उसके अंदर एक शक्ति डेवलप होगी, मनोसामाजिक शक्ति, जिसे हम कहेंगे होप, आशा। उसके अंदर एक होप डेवलप होगा कि हाँ मेरे लिए कोई है। उसके अंदर एक होप आया कि हाँ मेरी मदर है जो मेरी केयर करेंगी। उसके अंदर एक होप आया कि अगर मुझे भूख लगेगी तो मुझे खाना मिलेगा। तो यानी कि क्या है, समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? तो गाइस थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, बट थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हूँ, ठीक है। तो क्या है कि शैशवावस्था, ठीक है, अगर केयर मिल रहा है प्रॉपर, ट्रस्ट डेवलप होगा, नहीं मिला तो अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। अगर यहाँ पे बच्चा सक्सेसफुली ट्रस्ट को डेवलप कर लेता है, तो उसके अंदर आशा डेवलप होगी, उसके अंदर एक जीवन के लिए होप डेवलप होगा आगे के लिए। क्लियर सबको? तो अगली स्टेज पे देखते हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज जो है वो आता है हमारा पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज है। ये आती है आपकी 18वें महीने से 3 साल तक। कहाँ तक? 18वें महीने से 3 साल तक की स्टेज है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पे कौन सा क्राइसिस आता है उसके सामने? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या है, इसमें क्या होता है कि अब अगर मान लो उसको यहाँ पर ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, तो अब उसके अंदर धीरे धीरे ऑटोनॉमी भी डेवलप होगी। अब अगर वो अपने पेरेंट्स पे सपोर्ट, अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करता है, तो उसके अंदर एक ऑटोनॉमी डेवलप होगी। ऑटोनॉमी किस तरह की? यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को दी जाती है कि कैसे अपने फिजिकली कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे बेसिकली बच्चे को। यहाँ पे बच्चे को क्या करवाया जाता है, यहाँ पे बच्चा क्रॉल करता है, धीरे धीरे चलता है। आपने देखा होगा बच्चे धीरे धीरे क्रॉल करते हैं और चलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो अपने फिजिकल जो उनका बॉडी है उस पर वो कंट्रोल करना सीखते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि अगर, अब एक कंडीशन मैं आप सबके सामने रखती हूँ, अगर यहाँ पे पेरेंट्स ने, बच्चा अगर मान लो सड़क क्रॉल कर रहा है, चल रहा है, धीरे धीरे चलना सीख रहा है, टॉयलेट ट्रेनिंग कर रहा है, खुद से ही टॉयलेट जाना या अपनी फिजिकल उस पर कंट्रोल करना यहाँ बच्चा सीखता है। अगर पेरेंट्स ने उसको यहाँ पर प्रॉपर नीड एनकरेज किया, सपोर्ट दिया, तो यहाँ बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? ऑटोनॉमी डेवलप हो जाएगा। समझ आया? ऑटोनॉमी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगा। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो बच्चा सोचेगा, बच्चे के अंदर ये ऑटोनॉमी आएगी कि मैं खुद से टॉयलेट जा सकता हूँ, मैं खुद से कपड़ों का चुनाव कर सकता हूँ, या मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। इस तरह की ऑटोनॉमी डेवलप हो जाएगी, स्वायत्ता आएगी उसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें हैं स्वायत्ता वाली, ठीक है। स्वायत्ता का मतलब है कि मैं खुद से कर सकता हूँ ये काम। धीरे धीरे बच्चा ये सोचता है कि मैं चल सकता हूँ, मैं जो हूँ मैं टॉयलेट ट्रेनिंग अगर बच्चों को कराई जाती है तो उसके अंदर एक ऑटोनॉमी खुद की डेवलप होती है। अगर पेरेंट्स तो यहाँ सपोर्ट कर रहे तो उसको ऑटोनॉमी डेवलप हो गई। लेकिन अगर पेरेंट्स ने उसको मारा, फटकार दिया, डांट दिया, या मान लो बच्चा चल रहा है उसको उतने मौके नहीं दिए, बच्चे को प्रॉपर केयर नहीं दी, उसको प्रॉपर जो है सपोर्ट पेरेंट्स का नहीं मिला, कहीं ना कहीं उसको पेरेंट्स ने डांट दिया या कुछ भी कर दिया, तो उसके अंदर एक शेम एंड डाउट
डेवलप होगा। तो दो स्थितियां हैं, या तो ऑटोनॉमी डेवलप होगी या शेम एंड डाउट डेवलप होगा। तो पेरेंट्स का अगर गलत रहा, पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया, तो शेम एंड डाउट उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पे बच्चा अपने आप पर ही डाउट करने लग जाएगा कि मेरे से ये नहीं होगा, अपने आप में ही उसको शंका उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब इस स्टेज पे एक वर्च्यू डेवलप होता है, एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है। वो शक्ति क्या है? इच्छा, यानी कि विल पावर, इच्छा शक्ति जो है वो यहाँ डेवलप होती है। कैसे डेवलप होगी? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे को ऑटोनॉमी मिल गई, उसे स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, उसके अंदर ऑटोनॉमी का भाव आ गया, फीलिंग आ गई, तो एक मनोसामाजिक शक्ति क्या डेवलप होगी? इच्छा। अब उसके अंदर एक विल पावर आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थी दूसरी स्टेज। तीसरी स्टेज पे चलते हैं। तीसरा आता है हमारा प्री स्कूल। प्री स्कूल मतलब पूर्व विद्यालय अवस्था। ये जो स्टेज होती है ये होती है 3 से 5 साल। कब तक की होती है? 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की ये वाली होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि पहल बनाम अपराध बोध। या तो पहल होगा या अपराध बोध होगा। और ये कैसे होता है? आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लो एक बच्चा है, ये प्री स्कूल एज होती है, यहाँ पर बच्चा क्या करता है? खिलौनों से खेलता है। इसको हम टॉय एज भी कहते हैं। आपको पता होगा अर्ली चाइल्डहुड में इसको टॉय एज कहा जाता है। खिलौनों से यहाँ बच्चा खेलता है। यहाँ पे बच्चे का दायरा जो है वो पेरेंट, फैमिली और थोड़ा सा उसका फ्रेंड सर्कल यहाँ डेवलप होने लगता है। अब वो यहाँ पे सोशल थोड़ा सा होने लगता है, वो अपने नेबरहुड में यहाँ जाने लग गया। अब वो बाहर निकलता है, मान लो वो बच्चों के साथ खेल रहा है। यहाँ पे बच्चे प्ले एज में होते हैं, खिलौनों से खेलना, बच्चों के साथ खेलना, या एक तरह से नेबरहुड में जाना, आसपास के 4-5 बच्चे होते हैं उनके साथ बच्चे खेलते हैं। मतलब एक सोशल, यहाँ पे अपना सोशल दायरा बच्चे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो अगर यहाँ पर बच्चा जब खेल रहा है, नए नए गेम्स को खेलता है ना, छोटे छोटे बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि अगर बच्चा जहाँ पे वो खेल रहा है या वो धीरे धीरे समाज में आगे बढ़ रहा है, अगर पेरेंट्स यहाँ पर उसके जो परिवार है उसको अगर खेलने नहीं देते हैं, उसको अगर मान लो कि एक तरह का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर गिल्ट डेवलप हो जाएगा, अपराध बोध डेवलप हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा टॉय एज में है, खिलौनों से खेलता है, यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक्सप्लोरेटरी एज भी इसको हम कहते हैं, प्री स्कूल। यहाँ पे एक्सप्लोर करता है चीज़ों को। अब मान लो कि कोई बच्चा अगर एक पेरेंट से एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, वो कुछ जानना चाहता है कि पापा ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, अगर उसके पेरेंट्स वहाँ पे उसको कहते हैं कि चुप मत पूछो, चुप होके बैठो, तो यहाँ क्या हुआ? अब उसके अंदर क्या डेवलप हुआ? उसके अंदर डेवलप हो जाएगा गिल्ट, उसके अंदर अपराध बोध की भावना आ गई। ठीक है, कि भाई मैंने कुछ गलत किया है शायद। अगर मान लो कि एक बच्चा है, अपने पापा का कुछ हाथ बटा रहा है और उसके पापा ने उसको डांट दिया, उसकी मम्मी ने उसको बोला नहीं बेटा तुम मत करो, बैठ जाओ, तो यहाँ क्या होगा? उसके अंदर अपराध बोध आएगा, गिल्ट आ जाएगा। अगर इसकी जगह पेरेंट्स उसको खेलने में इनिशिएटिव दे रहे हैं, उसको सपोर्ट दे रहे हैं, उसको बाहर मिलने जुलने का मौका दे रहे हैं, प्री स्कूल एज में है बच्चा, स्कूल जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ रहता है, खेल खेलता है छोटे छोटे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, अगर पेरेंट्स इन सारी चीज़ों में उसका सपोर्ट देते हैं तो उसके अंदर पहल की भावना आती है। मतलब कि पहल का मतलब है कि बच्चा यहाँ सोचेगा कि हाँ मैं अगर खेल खेल रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं आगे और अच्छा कर सकता हूँ। उसके अंदर खुद का एक इनिशिएटिव की भावना डेवलप होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चे के अंदर इनिशिएटिव आ गई, पहल की भावना आ गई, अगर सक्सेसफुली यहाँ पे बच्चा अपने आप को यहाँ पर जो है सक्सेसफुल हो जाता है इस चीज़ में, मतलब अगर इनिशिएटिव आ जाता है तो उसके अंदर कौन सा एक इच्छा शक्ति डेवलप होगी? वो होगा उद्देश्य। उसके अंदर जो एक मनोसामाजिक शक्ति है वो उद्देश्य डेवलप होगा, उसको एक पर्पस मिलेगा कि हाँ मेरी तारीफ हो रही है तो मैं ये करूँगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि भाई आपका दो है, या तो आप इधर जाओगे या इधर जाओगे। ठीक है, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा तो पहल करेगा तो उद्देश्य डेवलप होगा। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहा तो अपराध की भावना डेवलप हो जाएगी, अपने आप पर डाउट करेगा, गिल्ट उसको लगेगा मैंने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, तो गिल्ट की भावना हो जाएगी। तो यही क्राइसिस मानव के जीवन में चलते रहते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट आता है 5 से 12 वर्ष। 5 से 12 वर्ष जो है वो होता है उत्तर बाल्यावस्था।
उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था में अब यहाँ पे बच्चा कहाँ गया, अपने स्कूल गया, अब यहाँ पे विद्यालय गया, ठीक है। अब स्कूल, अब उसका दायरा जो है बाहर बढ़ गया है, स्कूल तक आ गया है। स्कूल में उसके 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 टीचर्स, उसके संगी साथी, उसके जो क्लासमेट्स हैं वो यहाँ पे होंगे मेन, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि अगर यहाँ पर बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, नॉलेज को गेन करता है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है, डेली स्कूल जाता है, वहाँ पे वो काफ़ी नई नई गतिविधियों में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है वहाँ पे। तो अगर यहाँ पर टीचर जो है, यहाँ पे टीचर जो है बच्चे को एक सपोर्ट देगा, अगर टीचर ने बच्चे को यहाँ सपोर्ट दिया कि हाँ बेटा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, मान लो एक बच्चे के मार्क्स कम आए हैं लेकिन फिर भी टीचर ने उसको सपोर्ट किया, उसको टीचर लगातार एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके अंदर इंडस्ट्री की भावना डेवलप होगी, परिश्रम करने की भावना का विकास यहाँ होगा। अगर टीचर यहाँ पर उसका उल्टा कर रहा है, यानी कि मान लो कि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमज़ोर हो गया, टीचर ने भी डांट लगा दी, टीचर एक दूसरे बच्चों के साथ उसको कंपेयर कर रही है, पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके अंदर इन्फीरियॉरिटी की भावना आ जाए, हीनता की भावना आ जाए कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ दो क्राइसिस यहाँ पे उसके जीवन में आते हैं। अगर इस क्राइसिस का समाधान कर लेता है सक्सेसफुली, यहाँ पे सक्सेस वो पा लेता है बच्चा, तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा, इंडस्ट्री डेवलप होगा, और इंडस्ट्री के साथ उसके अंदर एक वर्च्यू डेवलप होगा, वो होगा सामर्थ्यता, ठीक है, कॉम्पिटेंस डेवलप होगा कि वो एक उसके अंदर एक सामर्थ्य आया कि मैं आगे और कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, ठीक है। अगर टीचर सपोर्ट करेगा, काफ़ी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो पढ़ाई लिखाई उसने की, उसका जो स्कूल टाइम था वो काफ़ी अच्छा गया, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, अचीवमेंट्स रही उसके कुछ, तो उसके अंदर इंडस्ट्री की भावना होगी, इंडस्ट्री मतलब परिश्रम होगा। अगर नहीं हो पाया कुछ भी, या कम हुआ, या एक्सपेक्टेशंस पे उस खरा नहीं उतरा, तो उसके अंदर हीनता आ जाएगी। तो ये याद रखना है आपको, ये विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अगली स्टेज देखते हैं, अगला आता है 12 से 18 वर्ष, जो कि किशोर अवस्था वाली स्टेज होती है, एडोलेसेंस होती है। यहाँ पर होता है हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अब ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन कैसे होता है, अब यहाँ पे बच्चे को ये देखना होता है कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, मैं कौन हूँ, मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, ठीक है। बच्चे को अपनी आइडेंटिटी ही पता नहीं चलती है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरी जॉब, मेरा फ्यूचर, मैं दिखता कैसा हूँ। यहाँ पे बच्चों को अपनी आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन के बीच में बच्चा रहता है, एक क्राइसिस है उसके सामने, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बच्चे ने अपनी आइडेंटिटी को विकसित कर लिया, यहाँ पे उसने अपनी आइडेंटिटी को विकसित कर लिया, तो यहाँ पर उसके अंदर एक गुण, एक शक्ति डेवलप होगी, वो होगी फिडिलिटी, कर्तव्य परायणता का गुण होता है यहाँ पर, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन क्या है कि भाई यहाँ पे बच्चे को पता ही नहीं होता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना है लाइफ में, फ्यूचर में मुझे क्या करना है। अगर बच्चा यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को विकसित कर लेता है, उसको अगर वो क्लियर हो जाता है कि भाई मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, मुझे आगे ऐसे करना है, तो यहाँ पर उसके अंदर आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। वरना हमेशा ज़िंदगी भर या आगे के वर्षों में क्या रहेगी, उसके अंदर रोल कन्फ्यूजन रहेगी, ये चीज़ हमेशा रहेगी। उसको अपने आप को लेकर के ये रोल कन्फ्यूजन रहेगा कि मुझे करना क्या है, लाइफ का गोल क्या है मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि इन दोनों क्राइसिस में अगर बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके अंदर क्या आती है, फिडिलिटी आती है। फिडिलिटी का मतलब होता है, फिडिलिटी का क्या मतलब होता है कि भाई जो भी समाज के नियम है ना, उसके अनुसार आप अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करते हो, यानी फिडिलिटी आ गया कि एज अ गर्ल, एज अ बॉय, एज अ वुमेन, एज अ मैन, आपकी क्या समाज में भूमिका है, आप अपने सोशल जो रोल है उसको सीखते हो, उसका मतलब फिडिलिटी आपके अंदर आ गई है। अगर पॉजिटिव होता है तब आता है ये, ठीक है। नेगेटिव हुआ तो रोल कन्फ्यूजन रहेगा हमेशा कि भाई क्या मेरा रोल है, और आगे के सालों में भी ये चीज़ इफेक्ट करता है हमारे डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला आता है 18 से 40 वर्ष वाली अवस्था। 18 से 40 में आपका आ गया यंग अडल्टहुड। अब आपका एडोलेसेंस से कहाँ पे आ गए, आप अडल्टहुड में आ गए। अडल्टहुड में क्या होता है, यहाँ पर मेन जो होता है ना, यहाँ पर होता है कि हम यहाँ पर अब एडोलेसेंस से हम आगे गए, अडल्टहुड में 18 से 40 वाली एज है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो समय होता है ये होता है कि शादी,
बेसिकली यहाँ पे सबसे मेन इवेंट यही होता है कि एक व्यक्ति जो है अपना परिवार बनाता है, शादी करता है, और यहाँ पर क्या होता है कि एक जो इंसान है वो एक ऐसे वो उसको किसी की ज़रूरत होती है, फैमिली को छोड़ करके एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो उसे समझे, जो बातें वो दूसरों से, जो बातें वो अपनी फैमिली से नहीं कह पा रहा, कोई एक पर्सन हो जो उसे समझे, उसे लव की ज़रूरत यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये है आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यहाँ पे वो शादी करता है, अगर मान लो शादी कर ली किसी से, या कोई जो भी उसकी वाइफ है या कोई भी है, हस्बैंड है या वाइफ है, अगर शादी कर ली, अगर मान लो कि वो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं था, वो विश्वास के लायक नहीं था, या कहीं ना कहीं दोनों में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो अगर रिलेशंस अपोजिट हो गए, अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, वो व्यक्ति एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ उसका क्या डेवलप हो जाएगा, आइसोलेशन डेवलप हो जाएगा, मतलब अलगाव हो जाएगा, वो दूसरों से अलगाव रहेगा, उसको इतना लव नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, तो अलगाव की स्थिति आ जाती है। अगर इसके उल्टा अगर एक ऐसी शादी है जो बहुत सक्सेसफुल है, सभी वो एक दूसरे को समझते हैं, आप एक दूसरे की अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पर उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, इंटीमेसी डेवलप होगा। तो यहाँ पे अगर व्यक्ति इस चीज का समाधान अच्छे से कर लेता है तो उसके अंदर एक शक्ति डेवलप होती है, लव। ठीक है, यहाँ पे लव जो है एक पावर जो है मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। ठीक है, और मेनली यहाँ पर प्रभाव किसका पड़ता है, लवर का, स्पाउस है या फ्रेंड्स हैं। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मतलब कि जिस पर्सन से उसकी शादी हुई, मैरिज हुआ, या जो लवर है, अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं हुआ तो उसका अलगाव हो जाएगा, अगर वो ट्रस्टवर्दी है तो एक इंटीमेसी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो ये दो क्राइसिस होते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा 40 से 65 वर्ष, जिसको मध्य वयस्कावस्था कहते हैं। अब ये मध्य वयस्कावस्था का मतलब है कि इससे आगे वाली उम्र आ गई, अब मिडिल अडल्टहुड में आप आ गए हो। अब यहाँ पे आता है हमारा उत्पादकता बनाम स्थिरता। ये क्या होता है, ये एज जो होती है हमारी, ये हमारी क्या होती है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जॉब में और फैमिली में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा इस उम्र के लोग अपनी फैमिली और अपनी जॉब में ज़्यादा व्यस्त होते हैं। आपके मतलब कि एक जॉब है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, और एक आपकी फैमिली है, आपकी खुद की फैमिली है, सभी लोग हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर व्यक्ति अपनी जॉब में, अपने बच्चों में, अपने परिवार को समय दे पाता है, या अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, या अपने सोसाइटी के लिए, या जहां पे वो जॉब कर रहा है उस जॉब में अगर वो कुछ पॉजिटिव दे पा रहा है, कुछ आउटकम दे पा रहा है, तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव में उत्पादकता की भावना डेवलप हो जाएगी, उसके अंदर जनरेटिविटी डेवलप होगी। अगर सेम इसी तरह अगर वो फैमिली को उतना वो केयर नहीं दे पाया, सपोर्ट नहीं दे पाया, फैमिली को नहीं दे पाया, या जॉब में अच्छा नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं उतना नहीं कर पाया वो व्यक्ति, तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, स्थिरता, स्टैग्नेशन आ गई, एक स्थिरता आ जाएगी कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, या मैं अपनी जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी मेरी जॉब है उसमें नहीं कर पाया, सक्सेसफुली नहीं हो पाया। तो ये कौन सी अवस्था होती है, मिडिल अडल्टहुड होती है। उत्पादकता और स्थिरता दो हमारे क्राइसिस यहाँ पे बहुत ही बड़े क्राइसिस होते हैं। अगर व्यक्ति यहाँ सक्सेसफुली, यहाँ पे अगर जनरेटिविटी उसकी आ जाती है तो उसके अंदर देखभाल की विल पावर डेवलप होती है। ठीक है, किसकी होती है, देखभाल की, वो केयर करता है लोगों की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, एक सोसाइटी की वो केयर करना सीखता है। ठीक है, और यहाँ पे मेनली उसका सोसाइटी और उसकी फैमिली इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है गाइस, तो आज की लास्ट स्टेज को हम देखेंगे, 65 वर्ष से ऊपर वाली अवस्था आ जाती है लास्ट, जो ओल्ड एज है, बुढ़ापा, ठीक है, या मृत्यु तक जो एज है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे आता है हमारा इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। अब यहाँ पे डिस्पेयर या इंटीग्रिटी क्या है, संपूर्णता बनाम निराशा। अब देखो क्या होता है इस अवस्था में, लास्ट स्टेज में ये होता है कि जितनी भी अभी तक हमने स्टेजेस डिस्कस की है, यहाँ तक व्यक्ति आते 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 अब वो 8वीं अवस्था में आ गया, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आया है। अब व्यक्ति यहाँ पे बैठ करके इवेलुएट करता है, व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने पूरी जिंदगी क्या किया, मैंने क्या अचीव किया, मेरे क्या फेलियर्स रहे। अगर व्यक्ति ये सोचता है कि सब कुछ अच्छा रहा,
मुझे जो प्राप्त करना था अपने जीवन में, मेरी लाइफ में मुझे जो अचीव करना था वो मैंने कर लिया है। तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा? उसके अंदर डेवलप होगा संपूर्णता। वो अपने आप को संपूर्ण सोचेगा कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। अगर यहाँ व्यक्ति की पिछली ज़िंदगी अच्छी नहीं रही, पिछली स्टेजेस में व्यक्ति ने नेगेटिव रहा, तो वो जब बैठ के सोचेगा तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा? एक निराशा हाथ आएगी कि मैं कर नहीं पाया, मेरे जीवन में मैंने उतना अचीव नहीं किया जितना मैं चाहता था। तो ये स्टेज क्या होती है? संपूर्णता बनाम आपका निराशा। अगर सब अच्छा रहा है तो संपूर्णता आप अपने आप को महसूस करोगे, आपकी एक मैच्योरिटी आएगी। अगर आप इस चीज़ में संपूर्णता महसूस करोगे तो आपके अंदर एक विजडम आएगा कि हाँ सब कुछ सही रहा, सब बढ़िया था। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों को सोचता है, उस पर चिंतन करता है कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ें रही, क्या मेरी गलतियाँ थी, क्या मेरी कमियाँ थी, क्या मैंने सब सही किया या सब कुछ पॉजिटिव नहीं था। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ 8 स्टेजेस। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको PDF फॉर्म में वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो के रिगार्डिंग, किसी भी स्टेज के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। ओके गाइस, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।